नमस्कार साथियों, प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें अध्याय 9 जो हमने प्रारंभ किया था प्रकाश। इस प्रकाश पर हमने चर्चा की थी। प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश का वेग वायु, निर्वात, जल, कांच, इन सभी में अलग अलग होता है। और वायु और निर्वात में प्रकाश के वेग पर हमने चर्चा की थी, जिसका मान निश्चित होता है, स्थिर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद फिर हमने चर्चा की थी माध्यम की। प्रकृति में 2 प्रकार के माध्यम होते हैं, या तो माध्यम होगा विरल माध्यम या फिर होगा सघन माध्यम। दोनों की डेफिनेशन बताई थी। इसके बाद फिर आज हम चर्चा करते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश का परावर्तन। बच्चों ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है परावर्तन। परावर्तन का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो लोकल भाषा में हम बोलते हैं ना, चौंधा पड़ना, जिसको चौंधा पड़ना बोलते हैं, वही क्या है परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यदि हम लें तो एक दर्पण की आवश्यकता होगी। यदि हम एक दर्पण बनाएं, बिल्कुल समतल दर्पण, इस प्रकार से, ये एक समतल दर्पण है। अब चूंकि जब दर्पण की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, यदि कांच होता तो आर पार दिखता पारदर्शक रचना होती। इसको हम दर्पण बोल रहे हैं, तो इसकी जो दोनों सतह हैं उनमें से किसी एक सतह पर हमें किसी परावर्तक पदार्थ का लेप करना होगा। हमने इसकी निचली सतह पर परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया। ये जो पदार्थ है इसे हम कहेंगे परावर्तक पदार्थ। अब परावर्तक पदार्थ के रूप में आप क्या क्या काम में ले सकते हैं? परावर्तक पदार्थ के रूप में यहाँ पर निकिल काम में ले सकते हैं, सिल्वर काम में ले सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ का यदि इस कांच की किसी भी सतह पर लेप कर दिया जाए तो इस सतह के अपोजिट सतह चमकने लग जाएगी, और इस चमकदार सतह को कहा जाएगा परावर्तक सतह। प्रकाश का परावर्तन जब होना है तो इस परावर्तक सतह के द्वारा ही होगा, इस चमकदार सतह के द्वारा ही होगा। अब प्रश्न आता है प्रकाश का। प्रकाश प्राप्त करने के लिए किसी न किसी स्रोत की आवश्यकता होगी। माना कि आपने इस जगह पर कोई भी प्रकाश का स्रोत ले रखा है। ये है प्रकाश का स्रोत। इस प्रकाश के स्रोत को प्रारंभ करने के पश्चात इसमें से अनेक प्रकाश की किरणें निकलेंगी। हम केवल एक प्रकाश की किरण पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए प्रकाश की किरण इस प्रकार से चलते हुए वायु में गति करते हुए और लगातार चलते हुए और अंत में ये परावर्तक सतह पर जाकर टकरा रही है। क्योंकि दर्पण है, पारदर्शक रचना नहीं है, अपारदर्शक रचना है। प्रकाश स्रोत से चलकर यहाँ पर आया तो इस पर आपको एक एरो लगाना होगा। एरो दिखाएगा दिशा को, अर्थात प्रकाश यहाँ से चलकर इधर जा रहा है। जैसे ही इस चमकदार सतह से टकराता है, अब आर पार तो जाने की संभावना यूं नहीं है कि ये एक अपारदर्शक रचना है, तो टकरा कर पुनः ये इस तरह से लौट आएगा। लौट आएगा, इसकी भी दिशा दिखानी होगी। और बच्चों, ये जो टकराकर पुनः लौटने की जो घटना है, उसी घटना को हम क्या नाम देंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी?
जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम, यहाँ पर जो पारदर्शक माध्यम है वो है वायु, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम में गति करते हुए किसी चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी पारदर्शक माध्यम में लौट आवे, तो इस घटना को, इस घटना मतलब कौन सी घटना, टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, चमकदार सतह, यहाँ पर दर्पण शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसका कारण है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए ये आवश्यक नहीं कि हमेशा दर्पण का ही प्रयोग किया जाए। हम हर उस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें सतह चमकदार हो और वो वस्तु या वो पदार्थ अपारदर्शक हो। यदि आप एक स्टील की चमकदार थाली की बात करें तो उसके द्वारा भी प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही चीज़ें पूरी हो रही है। पहली बात, उस स्टील की थाली की सतह चमकदार है, दूसरी बात वो स्टील की थाली अपारदर्शक चीज़ है। तो हम प्रकाश के परावर्तन के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। परावर्तन के लिए आवश्यक वस्तु या आवश्यक पदार्थ कैसा होना चाहिए, उसमें सतह चमकदार होनी चाहिए, और दूसरी बात वो एक अपारदर्शक रचना होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी प्रकाश का जो परावर्तन हुआ है हमने उसके लिए दर्पण का उपयोग किया था, और वो दोनों ही कंडीशन है ये दर्पण पूरा कर रहा है। डेफिनेशन एक बार पुनः देखें प्रकाश के परावर्तन की। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम में गति करते हुए किसी चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी पारदर्शक माध्यम में लौट जावे, तो प्रकाश की इस घटना को, टकरा के लौटने की घटना को क्या कहा जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर कुछ और प्रमुख डेफिनेशन की बात करें, देखिएगा बेटा, प्रकाश के स्रोत से जो प्रकाश की किरण चलती है, अर्थात परावर्तन से पहले जो प्रकाश की किरण होती है, उस प्रकाश की किरण को हम क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। प्रकाश के परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, परावर्तित किरण। यदि हम इस चमकदार सतह के उस बिंदु की बात करें जिस पर परावर्तन हो रहा है, उस बिंदु पर यदि एक अविलंब खींच दें, अविलंब का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पर एक काल्पनिक रेखा खींचना। 90 डिग्री एंगल पर इस प्रकार से हम एक डॉटेड रेखा के द्वारा एक काल्पनिक रेखा यदि खींच दें, तो इस काल्पनिक रेखा को ही क्या कहा जाएगा, अभिलंब। ये हो जाएगी अभिलंब। आप लोगों ने मैथ के अंदर अभिलंब या लंब के बारे में खूब सुना होगा, तो वही अभिलंब है। ये अभिलंब हमें कहाँ बनाना है, उस बिंदु पर बनाना है जिस पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब देखिए आप, जब आपने अविलंब बना दिया है, इसके बाद आपतित किरण और अविलंब, आपतित किरण और अविलंब के मध्य जो एंगल, जो कोण बनता है, इस कोण को हम क्या नाम देंगे, इस कोण को हम नाम देंगे आपतन कोण। और आपतन कोण को दर्शाते किससे हैं, स्मॉल आई से। ठीक ऐसे ही परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य जो कोण बनता है, उस कोण को हम दर्शाते हैं स्मॉल आर से, और इस कोण को हम क्या नाम देंगे, परावर्तन कोण। तो ये कुछ प्रमुख शब्द थे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण किसे कहेंगे, प्रकाश के स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण कहलाती है आपतित किरण। परावर्तित किरण किसे कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण कहलाएगी परावर्तित किरण। ऐसे ही आपतन कोण की बात करें
तो आपतित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाएगा। ऐसे ही परावर्तन कोण R की बात करें तो परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाएगा परावर्तन कोण, और इस परावर्तन कोण को स्मॉल r द्वारा व्यक्त करेंगे। तो बेटा यहाँ तक आपके उम्मीद करता हूँ प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। इसके पश्चात बात करते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। कितने प्रकार का परावर्तन हो सकता है? तो आमतौर पर हम कक्षा 10 के अंदर 2 प्रकार के परावर्तन पढ़ते हैं। कौन कौन से देखिएगा। एक तो होता है नियमित परावर्तन, और एक दूसरा होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन भी कह सकते हैं।